नमस्कार। आज हम सब मिलकर जीवन की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं और वो है आनुवंशिकता की पहेली। तो सबसे पहले एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आया होगा। हम अपने माता पिता जैसे दिखते तो हैं, पर उनकी एकदम कॉपी क्यों नहीं होते? आखिर ये होता कैसे है? अच्छा, तो इस पहेली का जो पहला हिस्सा है वो है आनुवंशिकता या हेरिडिटी। ये वो प्रोसेस है जिससे जेनेटिक ट्रेट्स यानी गुण माता पिता से बच्चों में आते हैं। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो समानताएं दिखती हैं वो इसी की वजह से हैं। और पहेली का दूसरा उतना ही जरूरी टुकड़ा है विभिन्नता यानी वेरिएशन। इसी की वजह से हम सब एक दूसरे से अलग हैं, यूनिक हैं, अपने माता पिता से भी। और मजे की बात यह है कि यही वेरिएशन किसी भी स्पीशीज के जिंदा रहने और इवॉल्व होने के लिए बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि साइंटिफिकली इस गुत्थी को सबसे पहले किसने सुलझाया? चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, ग्रेगर मेंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, मेंडल का कमाल सिर्फ उनके सवालों में नहीं था। उनका असली जीनियस तो इस बात में था कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्या चुना। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, बल्कि एक मामूली सा मटर का पौधा। और उन्होंने पौधे के साथ ऐसे ट्रेट्स, ऐसे गुण चुने जो बिल्कुल साफ साफ दिखते थे। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे तने की ऊंचाई, या तो लंबा होगा या बौना। बीज का कुछ नहीं। फूल का रंग, या तो बैंगनी या सफेद। इससे क्या हुआ? इससे डेटा ट्रैक करना बहुत आसान हो गया। तो मटर का पौधा चुन लिया, गुण भी चुन लिए। अब बारी थी एक्सपेरिमेंट की। मेंडल ने शुरुआत की एक बार में सिर्फ एक ही ट्रेट को स्टडी करके। इसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उन्होंने क्या किया? एक प्योर टॉल यानी शुद्ध लंबा पौधा लिया और एक प्योर ड्वार्फ यानी शुद्ध बौना पौधा लिया और उनका क्रॉस पॉलिनेशन कराया। इससे जो पहली पीढ़ी आई वो सारे के सारे पौधे लंबे थे। बौना वाला गुण तो जैसे गायब ही हो गया। फिर उन्होंने इन F1 पौधों का सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया और देखा कि दूसरी पीढ़ी में क्या होता है। और यहां कुछ कमाल हुआ, बौनापन वापस आ गया। और नतीजा हर बार बिल्कुल प्रिडिक्टेबल था। दूसरी पीढ़ी में उन्हें हमेशा 3 लंबे पौधों के मुकाबले एक बौना पौधा मिला। मतलब एक परफेक्ट 3:1 का रेशियो। कमाल है ना? लेकिन असली कहानी तो जेनेटिक लेवल पर थी। जो दिख रहा था वो तो 3:1 था, पर जेनेटिक कोड का रेशो असल में 1:2:1 था। एक शुद्ध लंबा, 2 मिले जुले लंबे और एक शुद्ध बौना। इससे यह साबित हुआ कि बौनेपन का जो ट्रेट था वो पहली पीढ़ी में गायब नहीं हुआ था, बस छिप गया था। और बस इसी एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट के आधार पर मेंडल ने जेनेटिक्स के 2 फंडामेंटल लॉज दे दिए। पहला, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी एक ट्रेट दूसरे पर हावी हो सकता है। और दूसरा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी अगली पीढ़ी में जाने के लिए ट्रेट्स अलग अलग हो जाते हैं। ओके, तो एक ट्रेट की कहानी तो समझ आ गई। लेकिन मेंडल यही नहीं रुके। उनका अगला सवाल था, क्या अलग अलग ट्रेट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं? मतलब क्या एक ट्रेट का मिलना दूसरे को अफेक्ट करता है? इसको जानने के लिए उन्होंने 2 ट्रेट्स को एक साथ ट्रैक किया, जैसे बीज का आकार और बीज का रंग। और जो दूसरी पीढ़ी में रेशो मिला वो था 9:3:3:1। सबसे मजेदार बात यह थी कि इसमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन भी थे जो पेरेंट जनरेशन में थे ही नहीं। और इसी ऑब्जर्वेशन से निकला उनका तीसरा नियम, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि ट्रेट्स की इनहेरिटेंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। बीज का रंग पीला होने का मतलब ये नहीं है कि उसका आकार भी गोल ही होगा। ये दोनों बातें अलग अलग तय होती हैं। तो मेंडल ने इन चीजों को फैक्टर्स कहा था। आज हम जानते हैं कि वो असल में जीन्स हैं। पर ये जीन आखिर काम कैसे करते हैं? कैसे एक जीन से कोई ट्रेट, कोई गुण बनता है? देखिए, प्रोसेस कुछ ऐसा है। जीन जो है वो डीएनए का एक हिस्सा है, एक तरह का कोड। हमारी कोशिकाएं इस कोड को पढ़कर एक खास प्रोटीन बनाती हैं और फिर ये प्रोटीन ही वो काम करता है जिससे वो ट्रेट दिखाई देता है, जैसे आंखों का रंग या हमारी हाइट। चलिए इस पूरी थ्योरी को एक बहुत ही रियल और ह्यूमन एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी किसी बच्चे का सेक्स कैसे डिटरमिन होता है। इंसानों में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जो 23वां यानी आखिरी जोड़ा है उसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। फीमेल्स में ये दोनों X होते हैं यानी XX, और मेल्स में एक X और एक Y होता है यानी XY। तो देखिए,
माँ के पास तो दोनों एक्स क्रोमोसोम हैं, तो एग में हमेशा एक्स ही जाएगा। लेकिन पिता के पास एक्स और वाई दोनों हैं, तो स्पर्म में एक्स भी जा सकता है और वाई भी। अगर एक्स वाला स्पर्म एग से मिलता है तो एक्स एक्स यानी लड़की होगी, और अगर वाई वाला स्पर्म मिलता है तो एक्स वाई यानी लड़का होगा। इसका मतलब साफ है, बच्चे का लिंग इस बात पर डिपेंड करता है कि पिता की तरफ से कौन सा क्रोमोसोम आया है। मां को इसके लिए दोष देना प्योरली अनसाइंटिफिक और गलत है। ये एक बहुत जरूरी बात है जो साइंस हमें सिखाता है। तो घूम फिर कर हम वापस आते हैं वेरिएशन यानी विभिन्नता पर। आखिर ये इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि यही वेरिएशन एवोल्यूशन का कच्चा माल है। ये किसी भी स्पीशीज के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। माहौल बदले, मुश्किलें आए तो इन्हीं वेरिएशंस की वजह से कुछ मेंबर्स सर्वाइव कर पाते हैं और स्पीशीज आगे बढ़ती है। तो ये पूरी समझ हमें एक बड़े और मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर वेरिएशन ही एवोल्यूशन का बेस है, तो आज से हजारों लाखों साल बाद हम इंसान कैसे दिख सकते हैं? हेरिडिटी के कोड को समझना हमें ऐसे ही भविष्य के बारे में सोचने का एक नजरिया देता है।